Welcome to Scholars Platform. Now we will solve the test number 811 and the question number 26 is the motion of the body moving along a circular path is an example of किसी वृत्ताकार पथ पर चलते हुए पिंड की गति किसका एक उदाहरण है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज बी, त्वरित गति। त्वरित गति त्वरित गति का एक उदाहरण है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन विल बी बी। अब देखो इन बाकी के ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। त्वरित गति में आखिर किस किस के उदाहरण आते हैं। पहले त्वरित गति, इस गति में वेग बदलता है। ठीक है, कम होगा या फिर ज्यादा, इसी को त्वरित गति कहते हैं। एग्जाम्पल्स में क्या इंक्लूड करें। वस्तु द्वारा वृत्ताकार पथ पर गति, वृत्ताकार पथ पर गति। ठीक है, कोई भी अगर पिंड है या फिर आपकी साइकिल है या फिर कोई भी वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, एंड विच कैन फ्लो इन सर्कुलर पाथ, यानी कि जो कि किस पर गति कर सकता है, वृत्ताकार पथ पर, डेट इज कॉल्ड एग्जाम्पल ऑफ त्वरित गति। एंड सेकेंड एग्जाम्पल भी देखो, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमना। ठीक है, जो परिक्रमा है चंद्रमा के थ्रू जो कि पृथ्वी के चारों ओर की जाती है, वो भी त्वरित गति का ही उदाहरण है। एग्जाम्पल हो गया। जब भी कभी बात की जाए कि कोई ऑब्जेक्ट आपका एंड सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, देन व्हाट विल बी द मोशन, देन यू कैन आंसर द मोशन ऑफ त्वरित गति। ठीक है ना, एक्सीलरेटेड मोशन। अब देखो इनके भी एग्जांपल देखें, एक समान गति का और असमान गति का। तो एक समान गति का मतलब क्या है, एक समान गति यानी वो गति जो कि एक निश्चित समय अंतराल पर कंप्लीट होती है। ठीक है, एक निश्चित समयांतराल पर, निश्चित समयांतराल पर की जाती। जैसे कि मैं घड़ी की सुइयों की बात करें, अगर वो सुबह के 12 बजे अगर घूम रही है तो वो 12 घंटे बाद ही रात के 12 बजे वो वहीं पहुंच जाएगी। ठीक है, तो एक निश्चित टाइम पीरियड था और एक निश्चित डिस्टेंस इसने कवर की। तो क्या होगा इसका एग्जांपल, घड़ी की घंटे वाली सुई का घूमना, सुई का घूमना। ठीक, और दूसरे एग्जाम्पल में बात करें तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, चारों ओर परिक्रमण करना। आप जानते हो 365.4 डेज में कंप्लीट करता है अपने रिवोल्यूशन टाइम को। सो दिस विल बी द एग्जांपल ऑफ एक समान गति। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन। अब देखते हैं असमान गति। असमान गति जस्ट अपोजिट है एक समान गति के। ठीक है, इसमें समयांतराल जो टाइम पीरियड गैप है वो फिक्स नहीं होता समयांतराल। ठीक है, तो एग्जाम्पल में क्या होगा इसके, किसी व्यक्ति का मैराथन दौड़ना, किसी व्यक्ति का जैसे 800 मीटर की रेस है उसे कंप्लीट करना। तो इसमें हम लोगों ने डिसाइड किया कि कितना डिस्टेंस है। ठीक है, 800 मीटर, जबकि रोड तो कई किलोमीटर लॉन्ग है। तो ये किस तरीके की गति होगी, असमान गति। ठीक है, 800 मीटर की दौड़। दूसरा, मक्खी की उड़ान भी समझ सकते हैं। मक्खी का जो उड़ना होता है, एबीसी का एग्जांपल है। किसी हवाई जहाज वगैरह का उतरना या फिर उड़ना, वो भी असमान गति का एग्जांपल है। तो तीनों क्लियर हो गए आपको। यहाँ पर पूछा गया था आपसे किसी ऑब्जेक्ट का वृत्ताकार पथ पर गति करना, सो दैट इज एग्जांपल ऑफ त्वरित गति। एक इसका एग्जांपल होगा त्वरित गति का। ठीक है, बाकी के एग्जांपल्स आपके सामने, प्लीज राउट डाउन। अब देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक केवल
लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। तो क्या होगा? ऑप्शन डी धन विधेयक। ठीक है, धन विधेयक को पेश करने के लिए या फिर धन विधेयक को पारित कराने के लिए केवल आपको एक सदन में पास कराना होता है और वो सदन होता है लोकसभा। ठीक है, यानी कि आम सदन। राज्यसभा में इस बिल को पेश नहीं किया जाता। राज्यसभा के अंदर आप चर्चित, राज्यसभा को क्या क्या बोलते हैं? चर्चित सदन बोलते हैं, फेमस व्यक्तियों का सदन बोलते हैं, ऊपरी सदन बोल सकते हैं। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, जबकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। यहाँ धन विधेयक की बात हो रही है, तो धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद सीधे राष्ट्रपति के पास जाता है, वहां से साइन होकर वो बिल का या अधिनियम का रूप ले लेता है। जबकि और बिल को पास कराने के लिए, अधिनियम को लाने के लिए आपको पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा और उसके बाद में राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए उस बिल को अधिनियम बनाने के लिए। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? धन विधेयक। धन विधेयक की परमिशन के लिए केवल लोकसभा चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। भारतीय कृषि अनुसंधान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली के अंदर आपका भारतीय कृषि अनुसंधान ICAR मौजूद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 नाउ नेक्स्ट। संगीत नाटक अकादमी द्वारा, ठीक है, संगीत नाटक अकादमी द्वारा नई दिल्ली में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की थी? तो दोस्तों 2006 में की थी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि इसी वर्ष, क्योंकि इस पुरस्कार का नाम क्या है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। इसी वर्ष उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो कि सेनाई वादक थे, उनकी मृत्यु हुई, तो उनके सम्मान के लिए भारतीय संगीत नाटक अकादमी ने इस पुरस्कार की शुरुआत की। अब बिस्मिल्लाह खां की बात की जा रही है, तो बिस्मिल्लाह खां से जुड़े कुछ पॉइंट्स पर बात कर लें। बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध शहनाई वादक, शहनाई वादक। ठीक है, 99 में पद्म विभूषण मिला, 1980 में पद्म भूषण मिला, एवं सन 2001 में भारत रत्न मिला। भारत रत्न। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पर इनकी मृत्यु कब हुई थी? 2006 में। इन्हीं के नाम पर सन 2006 में राष्ट्रीय नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी ने बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार की शुरुआत की, जो कि कितने वर्ष के युवाओं को दिया जाता है? 40 वर्ष से कम जो भी है। बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2006 में स्टार्ट था और किसको दिया जाता है? 40 वर्ष से कम 40 वर्ष से कम युवाओं को दिया किस क्षेत्र में जाता है? संगीत के क्षेत्र में। ठीक है, तो पूरा करेक्ट हो गया। किसने शुरुआत की? संगीत नाटक अकादमी ने। कब की? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु के बाद में, सन 2006 में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन थे? प्रसिद्ध सेनाई वादक थे। इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला? 1980 में इनको पद्म भूषण मिला, 1999 में पद्म विभूषण मिला, इन 2001 इनको भारत रत्न, देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड प्राप्त हुआ। ठीक है, किसको दिया जाता है ये पुरस्कार? 40 साल से कम जो संगीत प्रेमी है, युवाओं को दिया जाता है, चाहे वो किसी भी विधा से जुड़े हो, जैसे कि गायन हो, वादन हो या फिर नृत्यकार हो। ठीक है, तो क्या होगा राइट ऑप्शन? ऑप्शन डी 2006 में। नाउ नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य परिरक्षक है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर फूड प्रिजर्वेटिव? ठीक है ना, कौन सा है प्रिजर्वेटिव्स? तो आप देखेंगे खाने को बचाने के लिए क्या क्या आवश्यक है? नमक, सोडियम नाइट्रेट, मसाले और सिरका। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नमक, सोडियम नाइट्रेट, मसाले और सिरका, इन्हीं से आप अपने खाने को लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हो, बचा सकते हो, संरक्षित कर सकते हो। अचार इसका एक अच्छा उदाहरण है।
जिसमें कुछ सब्जी या फलों में आप लोग नमक, सोडियम नाइट्रेट, मसाले और सिरका मिलाकर उन्हें 1 से 2 साल तक के लिए प्रिजर्व कर सकते हो। तो क्या होगा राइट ऑप्शन? नमक, सोडियम नाइट्रेट, मसाला और सिरका। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने निसिम्ब सूदनी देवी का एक मंदिर बनवाया था? उनका नाम था विजयालय। ठीक है, विजयालय ने बनवाया था, ऑप्शन सी। और ये क्या थे? चोल साम्राज्य के संस्थापक। चोल साम्राज्य के संस्थापक। निर्माण क्या है इनका? ऊपर ही लिखा हुआ निसिम्ब सूदनी मंदिर। ठीक है, अच्छा, चोल साम्राज्य के कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं, तो इनके बारे में थोड़ा लिख लेना, चोल साम्राज्य के बारे में। चोल साम्राज्य, ठीक है, क्या था इनकी राजधानी? इन्होंने अपनी राजधानी बनाई, पहले राजा का ही नाम लिख लो, फाउंडर जो थे, संस्थापक। विजयालय, ठीक है, राजधानी क्या थी? तंजावुर, या फिर बोले तो तंजौर। कहां मौजूद है ये तंजौर? तंजौर कहां मौजूद है? तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, टीएन, तमिलनाडु के अंदर। इनके जो प्रसिद्ध मंदिर है, सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम सुन लो इसमें, सबसे प्रसिद्ध या ख्यातिवद राजा, शासक, राज राज चोला, राज राजा चोल प्रथम। ये इसके सबसे फेमस राजा हैं, राज राजा चोल प्रथम। इन्होंने श्रीलंका तक शासन किया था। ठीक है, प्रसिद्ध मंदिर सुन लो जो इन्होंने बनाए, क्योंकि ये शैव संप्रदाय को मानने वाले थे। प्रसिद्ध मंदिर जो कि आज भी जीवित हैं, बृहदेश्वर शिव मंदिर, शिव मंदिर, गंगाईकोंडा, चोलपुरम मंदिर, ठीक है, और ऐरावतेश्वर मंदिर। मंदिर, ये 3 मंदिर इनके काफी फेमस है, जो कि इनकी ख्याति को बताते हैं और चोल साम्राज्य की उपलब्धियों के बारे में बताते हैं। तो ठीक है, ये चोल साम्राज्य के बारे में थोड़ी सी नॉलेज थी कि इनकी कैपिटल क्या रही है? तंजौर रही है, जो कि तमिलनाडु में मौजूद है। संस्थापक कौन थे? विजयालय थे, जिन्होंने निसिम्ब सूदनी टेम्पल का निर्माण किया था। उसके बाद में इस साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक या रूलर के नाम करें तो राजराजा चोलम प्रथम। ठीक है, ये था। बाकी के प्रसिद्ध मंदिर जो कि सोल साम्राज्य ने तमिलनाडु में या फिर साउथर्न स्टेट में एस्टेब्लिश किए थे, एंड द नेम्स आर बृहदेश्वर शिव मंदिर द फर्स्ट, एंड द सेकंड गंगाईकोंडा चोलम टेम्पल, एंड द थर्ड टेम्पल इज ऐरावतेश्वर टेम्पल। ठीक है, ये होंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है? तो दोस्तों, डुरंड रेखा, डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। अगर भारत के सापेक्ष में पूछे तो कुछ, क्योंकि रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच खींची हुई सर जे रेड क्लिफ द्वारा थी। ठीक है, उसके बाद में जिसको एलओसी भी बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, एंड द मैकमोहन रेखा विच इज डिसाइड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ठीक है, भारत और चीन को अलग करने वाली रेखा को मैकमोहन रेखा बोलते हैं। जिन्ना रेखा इज रॉन्ग रेखा, ऐसी कोई रेखा मौजूद नहीं है जिन्ना रेखा टाइप की। ठीक है, डुरंड रेखा इज प्रेजेंट, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान पूछिए तो आप ध्यान रखना डुरंड रेखा। ठीक है, और ये कितने किलोमीटर लॉन्ग है? 2640 किलोमीटर लंबी ये रेखा है, जो कि भारत पाकिस्तान को अलग करती है, सॉरी, पाकिस्तान अफगानिस्तान को अलग करती है। रेड क्लिफ की बात करें या भारत इंडिया बॉर्डर की बात करें तो आप टोटल 3323 किलोमीटर इसमें मेंशन करें। उसके बाद में मैकमोहन रेखा डिसाइड नहीं है, यानी कि इसका फिक्स बताया नहीं है। सबसे बड़ा जो भारत बॉर्डर शेयर करता है वो है बांग्लादेश के साथ में, भारत बांग्लादेश रेखा। ठीक, तो 4096 किलोमीटर लॉन्ग ये रेखा है, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच को सीमा को डिसाइड करती है। तो कोई भी आपसे रेड क्लिफ के बारे में पूछे
या फिर भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा बोले तो 3323 किलोमीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, डुरंड रेखा की बात करें तो 2640 किलोमीटर लॉन्ग है, यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा। और भारत की सबसे बड़ी बॉर्डर सीमा या बॉर्डर रेखा के बारे में बात करें तो वो बांग्लादेश के साथ है, 4096 किलोमीटर की। ठीक है, मैकमोहन रेखा एक इसके बीच में भारत एवं पाक, कई बार पूछ लेते हैं, सॉरी, भारत एवं चीन के बीच की रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन लाइन। ठीक है, तो मैकमोहन रेखा आप बता देना। इसमें तीनों रेखाओं के बारे में, इंडिया की भी सबसे बड़ी हो जाएगी। नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉरेन हेस्टिंग्स किस वर्ष भारत के पहले गवर्नर जनरल बने? ठीक है, 1832 में पैदा हुए एंड 1918 में इनका, सॉरी, 1732 में पैदा हुए एंड 1918 में इसका मृत्यु हो गई। तो क्या किस वर्ष बने थे? 1773 में। वारेन हेस्टिंग्स भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो कुछ के बारे में मैं थोड़ा लिख देता हूं। वारेन हेस्टिंग्स भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। अब बात करेंगे भारत के पहले वायसराय। लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले प्रथम वायसराय। ठीक है, कोई पूछे आपका प्रथम वायसराय कौन थे, जैसे आपसे इस क्वेश्चन में पूछ लिया है कि गवर्नर जनरल कौन थे, देन यू आर ऑलवेज गिवन द आंसर वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, एंड आपसे कोई पूछ ले द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, देन यू नेम द मेंशन द नेम लॉर्ड कैनिंग इन 1858 में। ठीक, लॉर्ड कैनिंग को बताना। और लास्ट अगर आपसे कोई पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, द लास्ट, सॉरी, वायसराय, अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम और आखिरी के बारे में बोले, देन सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम वायसराय। ठीक है, 1950 के बाद में, 1950 के बाद वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया, पद समाप्त किया गया। तो जब भी ये बात की जाए कौन गवर्नर जनरल थे इन 1773, द वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, एंड अगर आपसे पूछे प्रथम वायसराय, देन लॉर्ड कैनिंग इन 1858। ठीक है, जब भारत का साम्राज्य ब्रिटिश क्राउन के अंडर में गया और ब्रिटिश कंपनी खत्म कर दी गई। नेक्स्ट कोई पूछे भारत के अंतिम वायसराय, देन लॉर्ड माउंटबेटन, ये अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे। उसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम वायसराय, देन ऑलवेज मेंशन द नेम ऑफ चक्रवर्ती राजागोपालाचारी। ठीक है, तो क्या नाम लोगे? चक्रवर्ती राजागोपालाचारी। ये चारों के चारों पॉइंट्स आप लिख लेना। ठीक, नेक्स्ट चलें। जब व्यय राजस्व से अधिक हो जाता है तो इसे बजट में घाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? कुछ नहीं सोचना, घाटा कहते हैं। जब व्यय यानी कि आपका खर्चा आपके राजकोष यानी कि टोटल पैसों से अधिक हो जाए, जो बचे हैं पैसे उससे भी ज्यादा जाए आपका खर्चा, तो क्या होगा? घाटा होगा बजट में। तो क्या होगा? घाटा। ठीक, इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना, डायरेक्ट ऑलवेज मेंशन दी घाटा, यानी डेफिसिट होगा। नेक्स्ट, गिफ्ट टू मोनोथिज्म पुस्तक किसने लिखी? गिफ्ट टू मोनोथिज्म। ठीक है, तो किसने लिखी? राजा राम मोहन राय ने। कब लिखी? इन 1809। तो राजा राम मोहन राय के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। राजा राय आधुनिक भारत के निर्माणकर्ता भी बोलते हैं इनको।
निर्माणकर्ता, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? सन भी लिख लो, 1828 में, 1828 में की थी, ठीक है। कन्या शिक्षा के समर्थक थे, कन्या शिक्षा के समर्थक। इन 1804 1832-04 में इन्होंने एक बुक लिखी फारसी में, फारसी में पुस्तक लिखी, नाम था इसका तुफलफ उल, इंग्लिश में देखो, तुफलफ उल मुबाहिद्दीन, ठीक है। ये बुक लिखी इन्होंने, ये फारसी में थी, और इसी का जो इंग्लिश वर्जन था 1809 में बंगाली में लिखी गई ये बुक। बंगाली में अनुवाद हुआ इसी किताब का, और किस नाम से कहलाई है? गिफ्ट टू मोनोथिज्म, जो कि यहां पूछी गई है, ठीक है। गिफ्ट टू मोनोथिज्म 1809 में इसको ट्रांसलेट किया गया इन बंगाली। एंड इस बुक को जो टाइटल मिला, जो नाम मिला, उसका नाम था गिफ्ट टू मोनोथिज्म। फर्स्ट टाइम इन 1803 में, 1804 में ये पर्शियन लैंग्वेज में, इसका मतलब पारसी भाषा में, इसको फारसी भाषा में इसको लिखा गया, और उसका नाम क्या था? तुल्फत उल मुबाहुद्दीन, ठीक है। इसको बनाया गया। और क्या क्या काम किए राजा राम मोहन राय ने? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828 में, 1828 में, किसके साथ मिलकर? द्वारिका नाथ ठाकुर के साथ मिलकर, द्वारिका नाथ टैगोर के साथ मिलकर की गई थी। कन्या शिक्षा के सबसे बड़े समर्थक थे लॉर्ड विलियम बेंटिक का इनको प्रॉपर साथ मिला था, ठीक है। 1833 में इनकी मृत्यु हो गई, 1772 में ये पैदा हुए थे, तो आप इसको भी मेंशन कर सकते हो। 1772 को जन्म एंड 33 में इनका अंत हुआ। लॉर्ड विलियम बेंटिक के काफी अच्छे दोस्त थे। और रूढ़िवादी भारत, जाति प्रथा को खत्म करने वाला भारत, कन्या शिक्षा को बढ़ावा देने वाला, विधवा विवाह को बचाने वाला, सती प्रथा पर रोक लगाने वाला, सारी चीज इन्होंने स्टार्ट की थी भारत के अंदर। इसके बाद में सारा जो भी हम लोगों ने सोशल रिफॉर्म किए वो आने शुरू हो गए, ठीक है। नेक्स्ट, यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? यामिनी कृष्णमूर्ति इज फेमस फॉर विच डांस स्टाइल या फॉर्म? यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के लिए फेमस है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन विल बी सी। अब देख लेते हैं यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में थोड़ा सा जीवन परिचय। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम एवं कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी नृत्यांगना, ठीक है। डांसर, नृत्यांगना। क्या क्या मिला? अवार्ड की बात करें या पुरस्कार की, तो देखिए 2001 में पद्म भूषण, 2016 में पद्म विभूषण, इसके बाद एक ही अवार्ड रहता है भारत रत्न, ठीक है। ये सारी चीजें मिली। यक्षगान क्या है? ये कर्नाटक का लोक नृत्य। ओडिसी क्या है? उड़ीसा का क्लासिकल डांस एंड मणिपुरी डांस इज फ्रॉम मणिपुर। ओडिसी डांसर्स की बात करें तो मैंने वैसे लिखा चुका हूं, लेकिन फिर भी देख लो, पेपर में आता रहता है। ओडिसी गुरु केलुचरण महापात्रा, ठीक है। गुरु विपिन सिंह, सॉरी, गुरु पंकज दास, संयुक्ता पानीग्राही, माधवी मुदगल,
सुजाता मोपात्रा, सोनल मानसिंह। ठीक है, तो इसके बारे में बता देना। भरतनाट्यम डांसर का आपको सभी को पता है, मैंने ट्रिक लिखाई हुई है, भरत की अलार्म बजी उसने रुक्मणी देवी के पद छुए। ठीक है ना, तो उस तरीके से निकाल सकते हैं। अब देख लो मणिपुरी के भी देख लो थोड़े से डांसर्स। जावेरी बहने, चारू माथुर, गुरु अंबू सिंह या अमली सिंह, गुरु विपिन सिंह। ठीक है, धीमी लय पर किया जाता है, कृष्ण और गोपी पर निरूप होते हैं, जो पद का संचालन होता है वो बहुत स्लो होता है इन मणिपुरी। ठीक है, तो पूरी इसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है पढ़ लो। ठीक है, नेक्स्ट। पारिस्थितिक तंत्र के समुच्चय को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिक तंत्र, व्हाट इज द सेट ऑफ द इकोसिस्टम कॉल्ड? तो क्या बोलोगे? बायोम। क्या बोलोगे? बायोम। यानी कि जीवधारी भी अलग है, उनकी परिस्थितियां भी अलग है, यानी कि जंगल या घास का जो है स्टेपी घास का मैदान है, पर्णपाती वन है, उष्णकटिबंधीय वन है, वर्षा वन है, मानसूनी वन है, तो उनके आधार पर उनके जीवधारी भी डिसाइड होते हैं। ठीक है, और फिर उसकी जलवायु, इन तीनों के समुच्चय को हम लोग क्या बोलेंगे? बायोम। यानी कि इसके लिए क्या क्या आवश्यक है? विशेष परिस्थितियां, विशेष परिस्थितियां, जैसे कि गर्म जलवायु के जीव है, जैसे कि भारत के जंगल है, उष्णकटिबंधीय जंगल, उनमें टाइगर प्रमुखता से पाए जाते हैं, यानी कि गर्म जलवायु को पछाने वाला जानवर। ठीक है, उसके साथ में क्या होना चाहिए? विशेष जीवधारी, विशेष जीवधारी एवं विशेष वनस्पतियां, वनस्पतियां। इन तीनों के जो समुच्चय यानी कि सेट बनेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बायोम। ठीक है, जैसे कि यहाँ कुछ बायोम के उदाहरण दूं मैं, कि बायोम के उदाहरण क्या है। तो बायोम के उदाहरण देखो, जिनमें ये तीनों अलग होंगी किसी और दूसरे के फॉरेस्ट के बारे में, जैसे कि अमेजन के वर्षावन। अब देखो वहां अमेजोन रिवर फ्लो करती है, उन्हीं के साथ में उस रिवर के अंदर एनाकोंडा, जो इस धरती का विशालकाय अजगर है, और कैपिबारा, दुनिया का सबसे बड़ा चूहा, एंट ईटर, जो कि चींटी खोर जानवर है। तो इस तरीके के स्पेशल एनिमल्स भी वहीं मिलते हैं जहां अमेजन रिवर के वर्षा वन है। ठीक है, सब हमेशा हरे भरे वन जिसको कहते हैं। ठीक, तो एक प्रकार का बायोम हो गया, यानी कि इसके तंत्र को क्या बोलेंगे? समुच्चय को बायोम। ठीक है, अब बाकी के ऑप्शन की बात करते हैं। समताप मंडल, वायुमंडल, ये सब क्या है? जो समताप मंडल और वायुमंडल है, ठीक है, ये हमारे मंडल है, यानी कि वायुमंडल के एग्जाम्पल्स हैं। वायुमंडल के एग्जाम्पल्स क्या है? वायुमंडल की चलो यहीं पे बात कर लेते हैं। वायुमंडल है क्या है? वायुमंडल पृथ्वी के परत है ना, जो एटमॉस्फेरिक लेयर है, वायुमंडलीय परतों के बारे में बात करते हैं। अगर पहले बात करें तो आपका क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर, 0 से 14 किलोमीटर तक आपका क्षोभ मंडल है, यानी कि ट्रोपोस्फियर है। ट्रोपोस्फियर है। उसके बाद बात करें 14 से 32 किलोमीटर तक, और इसमें भी क्या 18 से 32 किलोमीटर, 18 से 32 किलोमीटर आपकी ओजोन परत है। तो इसको क्या बोलते हैं? जो 14 से 32 किलोमीटर तक है, इसको बोलते हैं हम लोग समताप मंडल। क्या बोलते हैं? समताप मंडल। ठीक है, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। उसके बाद बात करें और ऊपर जाएं तो हम लोग 32 से 90 किलोमीटर की रेंज के बारे में बात करें तो ये आपका आएगा मध्य मंडल।
अत्यंत ठंडा, ठीक है, इसको बोलते हैं मीजोस्फीयर, मीजोस्फीयर। और ऊपर चलते हैं 90 से 600 किलोमीटर, 90 से 600 किलोमीटर आयन मंडल या ताप मंडल, ठीक है, ये 90 से 600। और ऊपर जाओगे 600 से 10,000 किलोमीटर तो आपका आएगा बरही मंडल। क्या आएगा? बरही मंडल। ये आ गया बरही मंडल। अब देखो इनमें काम क्या क्या होता है, क्योंकि ये काफी इंपोर्टेंट है। क्षोभ मंडल की बात करोगे, यानी कि आप जहां पर खड़े हो पृथ्वी के धरातल पर, उस 0 किलोमीटर से 14 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? मौसम। इसी मंडल में आपका मौसम, जिसको आप बोलते हो सर्दी, गर्मी, ठंड, सारे मौसम इसी में घटित होते हैं। धूल, धुआं, कण, ये सब इसी में पाए जाते हैं। आंधी आना, तूफान, आंधी तूफान भी 0 से 14 किलोमीटर तक होते हैं, उसके ऊपर ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आसमानी बिजली, आसमानी बिजली भी किस में आएगी? इसी में आएगी। तो ये सारे के सारे काम कहाँ होते हैं? आपके क्षोभ मंडल में, यानी कि ट्रोपोस्फीयर में। और कितनी रेंज तक? 0 से 14 किलोमीटर तक। उसके बाद करते हैं बात, उससे ऊपर जाओगे अगर 14 किलोमीटर से अगर आप ऊपर जा रहे हो तो क्या आएगा? समताप मंडल। समताप मंडल में आपका क्या क्या होता है? हवाई जहाज का उड़ना, हवाई जहाज उड़ना, पैरासूट का उड़ना, ठीक है, ये सारे कहाँ होते हैं? इसमें समताप मंडल में। और इसी के ऊपर 18 से 32 किलोमीटर की जो रेंज है उसमें आपकी ओजोन परत यानी कि O3 लेयर पाई जाती है, जिसमें छेद होने के कारण पराबैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी पर आती हैं, जिससे कैंसर फैलता है, ठीक है। उसके ऊपर मध्य मंडल, सबसे ठंडी परत। उसके ऊपर जाओगे आयन मंडल यानी कि ताप मंडल, सबसे गर्म परत, ठीक है। और इसमें क्या होता है? आपके जितने भी सैटेलाइट्स हैं, उपग्रह, वो सब इसी को ऊपर लगाए जाते हैं, ठीक है, उपग्रह लगाना। और आपका जितनी भी टीवी वगैरह है सब इसी के कारण चलती है, जितने भी टेलीविजन है, जितने भी इंटरनेट वगैरह है, सारे किसी कारण। उससे ऊपर जाओगे 600 से 1000 किलोमीटर तो बरही मंडल, जहां N2, H2 आदि गैसों की प्रमुखता है, ठीक है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि की प्रमुखता, यानी कि यही सब पाई जाती हैं। और यहाँ से अंतरिक्ष शुरू हो जाती है। यहाँ पर पूछा गया था कि व्हाट इज द सेट ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड एंड वी नो दैट बायोम इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी, ठीक है। और उसके बारे में बता दिया, विशेष परिस्थिति होनी चाहिए, विशेष जीवधारी और विशेष वनस्पति। जैसे कि आप उदाहरण देख लो, अमेजन के वर्षावन भी एक बायोम है, और जिस तरीके से हमारे भारत के जंगल भी बायोम है, जो कि उष्ण कटिबंधीय जलवायु के अंदर है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन था समताप मंडल क्या है, वायुमंडल क्या है, जलमंडल क्या है। तो जलमंडल को तो जाने दो, पानी की बात हो रही है, बट हम वायुमंडल की बात कर सकते हैं और उसे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, जिससे कि समताप मंडल को समझ सकें। वायुमंडल ये पूरा की पूरा ग्राफ आपका वायुमंडल को बतलाता है विद रेंज, ठीक है। तो किसी को मुश्किल भी नहीं होगी और आगे भी आप समझ सकते हो, ठीक। नेक्स्ट, बाजीराव मस्तानी के बॉलीवुड गीत मोहे रंग दो लाल में कोरियोग्राफर किसने किया है? मैंने आपको क्लास के अंदर भी बताया था, किसने किया है? पंडित बिरजू महाराज ने, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज ने इसको क्या किया है? कोरियोग्राफ किया है। और डोला रे डोला सॉन्ग भी इन्होंने ही कोरियोग्राफ किया है। एक कथक गुरु है, आपको पता है कितने फेमस कथक गुरु हैं, ठीक है। तो बिरजू महाराज ने क्या किया है? मोहे रंग दे लाल को कोरियोग्राफ। और साथ में क्या है? डोला रे डोला, डोला रे डोला एक किसका सॉन्ग था? देवदास मूवी का, ठीक है। ये भी इन्होंने कोरियोग्राफ किया है। और एक किसको सिखाते हैं? कथक गुरु हैं, कथक महाराज हैं। मैंने कॉपी में लिखवाया हुआ है, बिंदादीन महाराज वगैरह, ये सारे कौन है? ये सब कथक महाराज हैं, ठीक है। सरोज खान, फराह खान, गणेश आचार्य। सरोज खान का चोली के नीचे क्या है? और कई सारे फेमस सॉन्ग्स हैं जो कि इन्होंने माधुरी पर फिल्माए हैं, ठीक है। फराह खान को भी आप जानते हैं, कई सारे कोरियोग्राफ किए इन्होंने। गणेश आचार्य में इधर सॉन्ग को नहीं बताने वाला, अदरवाइज बताता। सरोज खान का कई सारे सॉन्ग्स है, फराह के भी कई सारे हैं, ठीक है।
नेक्स्ट, गंगा नदी की मुख्य धारा को कहते हैं बच्चों, गंगा नदी की मुख्य धारा होती है भागीरथी। उत्तराखंड में मौजूद आपका जो गंगोत्री है हिमांगी, ठीक है, उससे भागीरथी रिवर निकलती है और वहीं से भागीरथी रिवर यानी कि मुख्य धारा क्या बोलोगे, भागीरथी की, भागीरथी बोलोगे गंगा की को, ठीक है। फिर बाद में देवप्रयाग में जाकर गंगा नदी के बारे में देख लेते हैं हम लोग। गंगा नदी 2525 किलोमीटर लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी। टोटल लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर, ठीक है। सबसे ज्यादा किस राज्य में बहती है, सॉरी पहले देख लेते हैं। उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी रिवर, भागीरथी नदी निकलती है, जो कि देवप्रयाग में अलकनंदा रिवर से मिलती है, अलकनंदा नदी से मिलती है। यहीं से गंगा नदी शुरू होती है, ठीक है, यहीं से गंगा नदी शुरू होती है। यानी कि गंगा नदी कोई स्पेशल नहीं निकलती, दो नदियों की जलधारा है, जिसमें से मुख्य नदी कौन है, भागीरथी, और उसके साथ में फिर देवप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है, अलकनंदा। जब ये दोनों नदी मिलती हैं तो गंगा नदी बनती है। तो मुख्य धारा कौन सी हुई, भागीरथी, ठीक है। सबसे ज्यादा पार्ट कहां पर है, क्योंकि ये 2525 किलोमीटर है, तो यूपी में आपका 1000 किलोमीटर ये तय करती है, ठीक है, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा उत्तराखंड के बाद में यूपी में पहुंचती है, जहां 1000 किलोमीटर ये तय करती है। फिर बिहार में जाती है, ठीक है। पटना से होते हुए रिवर कहां गिरती है, बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो जब भी कोई आपसे पूछे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप ये ना बताना कि ब्रह्मपुत्र है। कौन सी सबसे लंबी नदी है, गंगा नदी, ठीक है, जो भारत से ही निकलती है और कहां पर जाकर डंप करती है, बंगाल की खाड़ी में। टोटल लेंथ कितनी है, 2525 किलोमीटर। गंगा नदी आखिर है क्या है, दो नदियों की धारा है। मेन नदी कौन सी है, भागीरथी, जो कि गंगोत्री से, किस गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर, हिमांगी भी बोल सकते हैं, उससे निकलती है, ठीक है। फिर अलकनंदा दूसरी एक नदी देवप्रयाग में आकर उस भागीरथ से मिलती है, भागीरथी रिवर से। फिर दोनों की जो संयुक्त धारा है, जो ज्वाइंट स्ट्रीम है, उसको गंगा कहते हैं, ठीक है, उसी को गंगा कहते हैं। और फिर वो वहां से निकलती हुई यूपी में प्रवेश करती है, यूपी के बाद आपके बिहार में जाती है, थोड़ा सा हिस्सा झारखंड में, फिर वेस्ट बंगाल में, और फिर वेस्ट बंगाल के बाद में बंगाल की खाड़ी में एक गिर जाती है। तो मुख्य धारा कौन सी कहलाई, भागीरथी। ध्यान रखना, भागीरथी रिवर पर सबसे बड़ा बांध है, भागीरथी नदी पर भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। कौन सा, टिहरी बांध, जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में स्थित है, टिहरी बांध स्थित है, ठीक है। और ये टिहरी बांध कहां पर है, उत्तराखंड में मौजूद है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में आता है। तो आप ये भी बता सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है अबाउट गंगा रिवर। तो गंगा रिवर क्या है, संयुक्त धारा है दो नदियों की, जिसमें से मुख्य नदी कौन सी है, भागीरथी, ठीक है। फिर भागीरथी रिवर में कौन सी ऐड होती है, अलकनंदा, और उसी तरीके से आगे चलती हुई जाती है, फिर हरिद्वार के मैदानों में ये पहुंचती है। नेक्स्ट है, हॉकी में यदि एम्पायर दोनों बाहों को क्षैतिज रूप में उठाकर गोल की ओर संकेत करे तो इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है पेनल्टी, इसका अर्थ क्या है, पेनल्टी कॉर्नर, ठीक है। हॉकी के बारे में, खेल से संबंधित है, तो इस पर ध्यान देना, क्या बोलेंगे इसको, पेनल्टी कॉर्नर। नाउ नेक्स्ट,
तापमान की कम वार्षिक सीमा और उच्च वार्षिक उच्च वार्षिक वर्षा की विशेषताएं क्या है? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। जहां पर भी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु होगी वहां के तापमान की कम वार्षिक वर्षा होगी, फिर उच्च वार्षिक वर्षा होगी, यानी कि दोनों में अंतर होगा। किसी टाइम पर ज्यादा होगी, किसी टाइम पर कम होगी, जैसा कि भारत में होता है, क्योंकि भारत की किस तरीके की जलवायु है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु भारत की है। कभी आप देखते हो सर्दी काफी ज्यादा टाइम तक रहती है, कभी बेहद कम टाइम तक रहती है। कभी गर्मी ज्यादा होती है तो कभी गर्मी कम होती है, कभी वर्षा ज्यादा होती है, कभी वर्षा कम होती है। तो ये सारे क्लाइमेट चेंज किस तरीके की जलवायु में आती है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु की ये विशेषता है, ठीक है ना, जो वर्षा का कम या ज्यादा होना उष्ण कटिबंधीय जलवायु की विशेषता है। तो राइट ऑप्शन विल बी सी, ठीक है। चलो आगे चलें। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण के क्षेत्र को, अभी गंगा के बारे में आप पढ़ चुके हो, कहां से निकलती है? उत्तराखंड से, ठीक है। जॉइंट स्ट्रीम है, यानी कि संयुक्त धारा है, किन दो नदियों की है? भागीरथी और अलकनंदा, ठीक है ना। मुख्य नदी कौन सी है? भागीरथी, जिसमें अलकनंदा का पानी ऐड होता है और दोनों को मिलाकर गंगा बनता है। तो उसके जो दक्षिण भाग है, यानी कि सबसे लास्ट की भाग की बात करें तो किस रूप में जाना जाता था? पुराने जो प्राचीन समय था, एंशिएंट टाइम था, उसमें क्या जाना जाता था? मगध बोलते थे। ये भारत का प्रथम और सबसे पुराना साम्राज्य है, जिसपे आपके अशोक, स्टार्ट तो बृहद्रथ ने किया था, लेकिन बाद में उदयन, अशोक, काला अशोक, ये सारे लोग मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठे। तो आप कभी बात करोगे तो क्या लिखोगे? गंगा के दक्षिण के क्षेत्र को क्या बोलते थे प्राचीन समय में? मगध। मगध की राजधानी क्या थी? थोड़ा सा मगध साम्राज्य के बारे में देख लेते हैं। मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य पहले 16 जनपद थे पुराने टाइम पर। कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तब उन 16 जनपद के बारे में हम बताएंगे। तो मगध उन्हीं में से एक जनपद था। मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था? संस्थापक की बात करोगे तो लिखोगे बृहद्रथ, ठीक है, बृहद्रथ, ठीक। और इसी के बाकी के राजा, बाकी प्रसिद्ध राजाओं की बात करोगे, कौन कौन आया? उदयन, अशोक, कालाशोक, ये सारे के सारे मगध साम्राज्य की गद्दी पे बैठे। उसके बाद में इसका अस्त हो गया, ठीक है। तो इसकी बात कर ली। नेक्स्ट चलो। कच्छ की खाड़ी के शीर्ष पर स्थित किस बंदरगाह को देश के पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी हिस्सों की जरूरत को पूरा करने एवं जो मुंबई बंदरगाह है उस पर दबाव कम हो जाए, क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक लगा रहता था, यानी कि माल की आवाजाही इतनी ज्यादा थी कि उस पर काम पूरा ही नहीं हो पाता था। उसके दबाव को कम करने के लिए हम लोगों ने कांडला नाम का गुजरात में बंदरगाह बनवाया, ठीक है, जो कि आपके कांडला गुजरात में मौजूद है, कच्छ के रण में, ठीक है ना। इस बंदरगाह को बनाया है दबाव कम करने के लिए। तो क्या लिखोगे? गुजरात का कांडला, कांडला, ठीक है। अच्छा, कुछ बंदरगाह और बता दे रहा हूं मैं जिससे कि आते रहे, और ये इंटरनेशनल बंदरगाह है, भारत के अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह, यानी कि पोर्ट्स। पोर्ट्स की बात करें तो पहला तो आपका मुंबई हाई है, दूसरा आपका मुंबई हाई बंदरगाह सबसे बिजी, सबसे व्यस्त, व्यस्त, ठीक है। दूसरा है आपका जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, बंदरगाह ये भी महाराष्ट्र में मौजूद है। तीसरा आपका कांडला, कांडला बंदरगाह, ये आपका कहां मौजूद है? गुजरात के अंदर मौजूद है, ठीक है। इसको ज्वारिया बंदरगाह भी बोलते हैं, ये उसका दूसरा नाम है, ज्वारिया बंदरगाह, ठीक है। चौथा है आपका मार्मुगोवा, ये आपका गोवा में मौजूद है, ठीक है। पांचवा है आपका कोचीन, ये आपका केरल में मौजूद है। उसके बाद है आपका
तुतिकोरिन, एरोन एवं चेन्नई बंदरगाह। ठीक है, ये आपके तमिलनाडु में मौजूद है। उसके बाद में आपका विशाखापत्तनम, सबसे गहरा बंदरगाह। ये आपका ओडिशा में मौजूद है, उड़ीसा में मौजूद, सॉरी, आंध्र प्रदेश में मौजूद है। आंध्र प्रदेश में मौजूद है आपका विशाखापत्तनम। ठीक है, फिर है आपका पारादीप, आपका ओडिशा में मौजूद है। उसके बाद है आपका कलकत्ता या कोलकाता बंदरगाह एवं हल्दिया बंदरगाह। ठीक है, ये कहां पर मौजूद है आपका वेस्ट बंगाल के अंदर। तो ये कुछ बंदरगाह हैं जिनकी विशेषता भी मैंने लिख दी है। जैसे कि आपको कांडला की बात करें तो इस बंदरगाह को आप क्या बोल सकते हैं, ज्वारिया बंदरगाह। ठीक है, ज्वार भाटा सबसे ज्यादा आते हैं तो ज्वारिया बंदरगाह इसको बोला जाता है। और बनाया किस लिए था, मुंबई का जो बंदरगाह है वो व्यस्त होने के कारण, ज्यादा व्यस्त होने के कारण उस पर काम नहीं हो पाता था ठीक से भारत का, इसलिए कौन सा बनाया गया, गुजरात का बनाया गया। उसी तरीके से जवाहरलाल नेहरू को भी इसलिए बनाया गया था। ठीक, तो ये सारे बंदरगाह जो कि इंटरनेशनली, जैसे कि आपसे कोई पूछे कि मसायों का सबसे ज्यादा व्यापार कहाँ होता है, तो कोचीन केरल वाले में। ठीक है, इसी में, और इसी पर आपके वास्को डी गामा उतरे थे जिन्होंने भारत की खोज की थी 1498 में। ठीक है, तो इसी पर उतरे थे, कोचीन के बंदरगाह पर। तो ये कुछ बंदरगाहों की लिस्ट है और उनके बारे में डिटेल्स है, आप पढ़ लो और जान जाना। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी, दैट इज कांडला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम पारित किया गया। तो ध्यान रखना बच्चों, 1955 में भारत सरकार ने नागरिकता के संबंध में अधिनियम लेकर आए कि किस तरीके से भारत की नागरिकता मिल सकती है, कितने साल यहाँ पर रहना पड़ेगा। तब भारतीय संसद उसको ग्रांट किया, मतलब उसको परमिशन दी कि इतने साल तक की एक समय सीमा लिखी उन्होंने, उसके बाद आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं। दूसरी बात, भारत की जो नागरिकता की बात करते हैं तो भारत की नागरिकता कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है। और उसका संशय कहां से लिया गया है, अगर कोई बात करे तो भारत की नागरिकता कैसी है, भारत की नागरिकता एकल नागरिकता। ठीक है, अगर आप भारत के हो तभी भारत के नागरिक कहलाओगे, या फिर आपके मॉम डैड है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपके पास दोहरी नागरिकता हो, यानी कि भारत के साथ साथ में अमेरिका की नागरिकता हो। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या बोलोगे, जो नागरिकता है कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट कहां से लिया भारत ने, एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट भारत ने ब्रिटेन से लिया। एकल नागरिकता भारत में ब्रिटेन देश से अपनाई गई। ठीक है, इसकी बात ब्रिटेन देश से अपनाई गई। कब पारित हुआ, इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि 1955 में ये पारित हुआ भारतीय संसद द्वारा। ठीक है, कहां से ली गई, ब्रिटेन देश से ली गई। ठीक है, और कैसी नागरिकता दी जाती है, एकल नागरिकता। ठीक, नेक्स्ट, हाल ही में डॉक्टर नगोजी ओकोंजो इवेला को किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, विश्व व्यापार संगठन, WTO, क्या बोलते हैं इसको, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, सन 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, कैपिटल कहां पर मौजूद है इसकी, जिनेवा में। कहां पर मौजूद है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और इसके जो अभी महानिदेशक या हेड बना हुआ है वो कौन है, आपकी नगोची ओकोंजो इवेला, यानी कि एक लेडी है। ठीक है, अफ्रीकन कंट्री की लेडी है, नाम क्या है, नगोजी ओकोंजो इवेला। इवेला कौन है, एक फीमेल है। ठीक है, अफ्रीकन फीमेल, क्या है इनकी एथनिसिटी, अफ्रीकन फीमेल। ठीक है ना,
ये इस टाइम पर हेड बनी हुई है किसकी, WTO की। और मैंने आपके सामने भी लिख दिया 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी राजधानी क्या है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। राजधानी नहीं, इसका मुख्यालय कहां पर है, जिनेवा। हेडक्वार्टर लिख दे रहा हूं जिससे कि आप समझ जाओ कि हेडक्वार्टर की बात है, राजधानी वगैरह भूल जाओ। हेडक्वार्टर कहां पर है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक, WTO। भारत भी इसी वर्ष 1995 में ही शामिल हुआ था। ठीक है, तो ए पॉइंट भी देख सकते हो, भारत 1995 में सदस्य बना। ठीक है, मैंने जब आपको अभी पंचवर्षीय योजना पढ़ाई थी तो उसमें लिखवाया था ना, 92 से 97 तक जो पंचवर्षीय योजना चली थी नरसिम्हा राव सरकार में। ठीक है, तो उसी दिन 1 जनवरी 1995 में भारत WTO का सदस्य बन गया था। ठीक है, तो इस पूरे की पूरे फिगर को याद रखो जिससे कि आपके काम आ सके। बाकी के मैंने आपको कॉपी में सारे लिखाई दिए अंतरराष्ट्रीय जो संस्थाएं या संगठन है। ठीक है, फिर भी इसमें क्वेश्चन आया है तो आप इसको देख लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सीमा सुरक्षा बल BSF हर साल 1 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। BSF का गठन किस वर्ष किया गया था, तो 1965 को 1 दिसंबर 1965 के दिन आपका BSF का गठन था। इस टाइम पर आप जानते हो BSF जो क्या करती है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, भारत के बॉर्डर्स की सुरक्षा करती है। बांग्लादेश से कई सारे जो प्रवासी लोग हैं, यानी कि अपने देश में होती हुई हलचल को छोड़कर अपने हमारे देश में आना चाहते हैं, उनको रोकने के लिए अभी BSF कोलकाता में तैनात है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में BSF को भेजा गया है जो कि फेंसिंग कर रही है। ठीक, तो क्या है BSF, आप जानते हो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और कब इसका गठन हुआ, 1965 में। काम क्या है, भारत के बॉर्डर्स की सुरक्षा करना BSF का काम है। ठीक है, ये भारत की सिक्योरिटी बॉर्डर लाइंस को बचाव करती है। ठीक है, नेक्स्ट। भारतीय सेना ने 2024 में किस देश की सेना के साथ पहला टॉप अभ्यास सिनवेक्स स्टार्ट किया, तो क्या होगा, कंबोडिया। ठीक है, आर्मी लेवल की मीटिंग थी सिनवेक्स। सिनवेक्स देखो, सिनवेक्स का मतलब ही क्या है आप देख लो, सी का मतलब है कंबोडिया, कंबोडिया। ठीक है, IN का मतलब है इंडिया, इंडिया। बी का मतलब है बायलैटरल, यानी कि दो ही देश मौजूद है, बायलैटरल यानी कि द्विपक्षीय, द्विपक्षीय। ठीक है, द्विपक्षीय। और ए का मतलब है आर्मी, यानी कि इसमें कोई वायुसेना या फिर जल सेना की ये मीटिंग नहीं थी, या फिर ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं थी, जो सैन्य अभ्यास होता है। ठीक है, ये कैसे लेवल की थी, आर्मी के लेवल की। बैक्स, बिफोर बायलैटरल, बायलैटरल। ठीक है, द्विपक्षीय। A4 आर्मी और X4 होती है एक्सरसाइज, यानी कि मिलिट्री एक्सरसाइज, अभ्यास। ठीक है, तो सिनवेक्स का मतलब सीधे इसके नाम में कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज आए, ठीक, जीमैक्स आए आपका या कोई भी आए, पहले उसके नाम को पढ़ लो फिर उसके देश को निकाल लो। C4 चाइना भी समझ सकते थे लेकिन चाइना नहीं है। ठीक है, कौन सा होगा, कंबोडिया। तो सी, कंबोडिया। सिनवेक्स, IN का मतलब इंडिया, बी का मतलब द्विपक्षीय बायलैटरल, ए का मतलब आर्मी एंड एक्स का मतलब एक्सरसाइज। ठीक है, तो जो भी नाम दिया हो मिलिट्री एक्सरसाइज का, पहले उसको कोड कर लो कि उसमें क्या क्या है, उसी में आपको दोनों देशों के नाम मिल जाएंगे। ठीक है, तो किसके साथ होगा, कंबोडिया के साथ में। किस लेवल पर होगा, आर्मी लेवल पर। ठीक है, वायुसेना और नौसेना इसके पार्ट नहीं थे। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस, उन्मूलन दिवस। गुलामी का मतलब स्लेवरी। आप जानते हो अफ्रीका से जो ब्रिटिश काल था या उपनिवेश काल जिसको बोलते हैं, जिसमें भारत भी गुलाम था, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, अफ्रीका देश से वहां की धन हानि तो की, यानी कि वहां का पैसा और संसाधनों का तो इस्तेमाल किया, लेकिन मानव को भी
मतलब बेहद परेशान किया वहां के लोगों को भी। उन लोगों को स्लेवरी में जबरदस्ती ढकेला और अमेरिका में जाकर और इन देशों में जाकर अटलांटिक ओशियन से जाकर उन लोगों को बेचते थे और फिर उन्हें दास बनाते थे, ठीक है, जंजीर पहनाकर या फिर गरम सलाखें उनकी पीठ पर दाग कर जिससे कि निशान पड़ जाए, और आजीवन बच्चों के बच्चे भी उनके गुलाम होते थे, ठीक है। तो उस गुलामी उन्मूलन दिवस यानी कि जब उसको बंद किया, आप जानते हो डॉक्टर अब्राहम लिंकन या प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने इस पर रोक लगाई, ठीक है। तो क्या बोलते हैं उस तारीख को, 2 दिसंबर। कब बनाएंगे इस दिन को, अंतरराष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस को 2 दिसंबर, ठीक है। नेक्स्ट, दिसंबर 2024 में GRAHE द्वारा DRDO को सौंपे गए मानव रहित सतह पोत का नाम था, क्या नाम था, जलदूत। क्या है, जलदूत। DRDO का आप वर्किंग जानते हो, DRDO क्या करता है, DRDO यानी कि जो भारत के इक्विपमेंट बनाता है, जो आयुध यानी कि जो युद्ध में काम आने वाले इक्विपमेंट है या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जैसा कि आपका किसी अंतरिक्ष वगैरह में काम आ सके या फिर किसी मिशन में काम आ सके, तो हमको DRDO ही बना कर देता है, ये स्वदेश निर्मित है, ठीक है। तो DRDO का ये हो गया। अभी इसका जो क्या बोलते हैं अध्यक्ष की बात करें तो इस टाइम पर कौन है इनके अध्यक्ष DRDO के, बी समीर कामत, ठीक है। बी समीर कामत क्या करता है, क्या करता है भारत के लिए, भारत के लिए जो आयुध उपकरण तैयार करता है, जो कि युद्ध, जो कि भारत की सुरक्षा के काम में आ सकता है, जो कि भारत की स्पेस एजेंसी के काम में आ सकता है, ठीक है, उनके लिए तैयारी करता है। तो इसको क्या सौंपा था, जलदूत सौंपा था, GRAHE ने क्या सौंपा था, जलदूत, ठीक है। जो मतलब शिप सौंपी थी या वारशिप जिसको बोल सकते हैं, वॉरशिप, ठीक है, उसका नाम क्या था, जलदूत, ठीक। करंट का क्वेश्चन है तो ज्यादा डिटेल नहीं बता सकता, बस जलदूत आप समझ लो। नेक्स्ट, पायल कपड़िया को 82वें गोल्डन ग्लोब्स 2025 में किस श्रेणी के लिए ऐतिहासिक नामांकन मिला है, तो भाई सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी कि डायरेक्टर, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक। हालांकि ये इसमें जीती नहीं थी, ठीक है, इसमें जीती नहीं थी, फ्रांस की एक जो पटकथा निर्देशक थी यानी कि जो डायरेक्टर थी वो जीती थी, लेकिन फिर भी इनकी मूवीज को क्या मिला था, उसमें नॉमिनेशन मिला था, नामांकन मिला था।